आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश और चाइना, ये तीनों कंट्री के बारे में। खासकर हमारा फोकस होगा कि रीसेंट टाइम्स में किस तरीके से बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस में काफी इंप्रूवमेंट आया है। अगर इंडिया के मीडिया की बात करें तो इंडिया के मीडिया, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं और जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मीडिया है, उन्होंने ये सारा इल्ज़ाम मोहम्मद यूनुस पे डाल दिया है कि यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश बर्बाद हो चुका है, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन खराब हो चुका है, मोहम्मद यूनुस के आने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं और इंडिया बांग्लादेश का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये एक तरीके से बायस्ड एनालिसिस है जो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज बांग्लादेश और चाइना का रिलेशन कोई मोहम्मद यूनुस के आने के टाइम से नहीं बढ़ा है। इनफैक्ट शेख हसीना के समय से बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट हुई है। ये आज इसलिए बात करना जरूरी है बिकॉज कुछ दिन पहले जब से यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसके बाद पहली फॉरेन नेवी जो बांग्लादेश में आई है वो है चाइना की नेवी। चाइना की नेवी आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर को ये न्यूज आया था कि चाइनीज नेवी हैज बिकेम द फर्स्ट फॉरेन नेवी टू कम टू बांग्लादेश, जिसके बाद मीडिया चैनल्स ने इसको स्टार्ट कर दिया। दूसरे तरीके से लोग बात करते हैं कि बांग्लादेश और इन सारे कंट्रीज को हमें सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, और इसको फिर हम लोग रिलीजन से जोड़ देते हैं बिकॉज बांग्लादेश में कुछ और रिलीजन के लोग रहते हैं और इंडिया में कुछ और रिलीजन के लोग रहते हैं मेजोरिटी में। तो एक रिलीजियस एंगल भी फॉरेन पॉलिसी में दिया जाता है, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं कि इंडिया का रिलेशन केवल बांग्लादेश के साथ खराब नहीं है, पाकिस्तान के साथ खराब नहीं है, इनफैक्ट नेपाल के साथ भी रिलेशन हमारा प्रॉब्लम है। और अगर आप रिलीजन के बेसिस पे देखेंगे तो फिर ये न्यूज देख लीजिए आप, कुछ दिन पहले श्रीलंका में भी सेम चाइनीज नेवी शिप एंटर की। तो ये जो दो तरीके के बायस्ड एनालिसिस होते हैं उसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और ये समझेंगे कि ये जो चाइना का प्रॉब्लम है ये कोई लीडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। रादर चाइनाज प्रॉब्लम इज अ जेनरिक प्रॉब्लम, और इसको डील करना इंडिया के लिए आने वाले टाइम में एक सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज होगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे चाइना और बांग्लादेश के रिलेशन पिछले कई सालों से कॉन्स्टेंटली बहुत बढ़े हैं। खासकर जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है इस रिलेशन की आगे बढ़ने की, और इंडिया को क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन आवर नियर नेबरहुड। आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का वेबिनार होने जा रहा है 20 अक्टूबर को 5 बजे, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन सबसे अनकॉमन, जो एक स्टूडेंट्स कभी भी फोकस नहीं करते हैं, उनका मैक्सिमम फोकस होता है पढ़ने के ऊपर, बट वो ये नहीं समझते हैं कि आप पढ़ा हुआ चीज तभी एग्जाम में लिख पाओगे जब वो चीज आपको याद रहेगा। इसके लिए रिविजन और स्मार्ट नोट्स मेकिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार आई विल ट्राई टू गिव यू द साइंटिफिक एनालिसिस एज टू व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ रिविजन, और कैसे हर एक रिविजन के बाद आप अपने नोट्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं सो दैट एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। साथ ही साथ अनअकैडमी आईएएस के स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने जा रहा है 19 अक्टूबर को। जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग के इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर को, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर को, प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को, और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस केवल जीएस कोर्स प्रोवाइड नहीं करती है बल्कि ऑप्शनल कोर्स, सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ न्यूज क्या आया है कि चाइनीज नेवी फ्लीट जो है वो बांग्लादेश आई है। चाइनीज प्लान टास्क ग्रुप 83 जो चिटागोंग पोर्ट पे पहुंची है, और जो वो पहुंची तो एक तरीके से ग्रैंड वेलकम किया गया बाय बांग्लादेशी सिटीजन्स एज वेल एज द चाइनीज पीपल हु वर देयर ऑन द शिप। तो एक काफी सक्सेसफुल टाइप ऑफ इवेंट देखने को नजर आ रहा है ये।
चाइना का बांग्लादेश में। ये चाइना का एक काफी ज्यादा क्लियर कट पॉलिसी है और ये कोई नया न्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट चाइना जब से शी जिनपिंग 2013 में आए हैं, उस समय से वो एक एशिया पोर्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो पूरे एशिया में जितने भी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, उनमें अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं। इंडिया स्पेसिफिक जो पॉलिसी है एशियन पोर्ट स्ट्रैटेजी के अंदर, वो है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जो एशियन पोर्ट स्ट्रैटेजी का एक सब पार्ट है, विच इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंडिया, कि कैसे इंडिया के नियर बाई जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको अपने कब्जा में ले लो, सो दैट इंडिया को एक ट्रैप में फंसा दो, एक एरिया के अंदर इंडिया के इन्फ्लुएंस को सीमित कर दो, इंडिया को इसके आगे बढ़ने ही मत दो। जिसके लिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, मालदीव्स में मराव पोर्ट, श्रीलंका में हाम्बनटोटा पोर्ट एंड बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट, इस तरीके से एक नेकलेस बना दिया है इंडिया के पास। और इंडिया का जो हमेशा से इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ा रोल रहा है, उसको कम करने का प्रयास चाइना कर रहा है। और ये इसके एक लॉन्गर एम्बिशन जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये सब चीजें चल रही है। अब ये कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं है, ये 2014 से इनफैक्ट शी जिनपिंग इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि चाइना बांग्लादेश रिलेशन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है। तो अगर चाइना बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, तो चाइना इज बांग्लादेश नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। सबसे बड़ा बांग्लादेश का ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। बायलैटरल ट्रेड आप देख सकते हैं $3.3 बिलियन था 2009-10 में, वो बढ़कर अभी $20 बिलियन आ चुका है 2021-22 में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को चाइना जीरो टैरिफ लेता है। बांग्लादेश जो प्रोडक्ट्स चाइना आते हैं उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बीजिंग सबसे ज्यादा कहीं इन्वेस्ट किया है साउथ एशिया में पाकिस्तान के बाद, तो वो है बांग्लादेश, जहां पे $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। तो इकोनॉमिक रिलेशंस तो अच्छा है ही, नो डाउट, बट सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो दोनों कंट्रीज में इमर्ज होके आया है रिसेंट टाइम्स में, वो है डिफेंस रिलेशन। और इस डिफेंस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी 2002 के डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट में, जिसके बाद से चाइना और बांग्लादेश के डिफेंस रिलेशंस में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। 2002 आपको पता होगा, इस समय खालिदा जिया की सरकार होती थी, और खालिदा जिया जो थी उस समय वो चाइना के काफी क्लोज थी। लेकिन इसी सेम ट्रेंड को शेख हसीना ने भी कंटिन्यू किया है, और अब प्रोबेबली यूनुस जिनकी सरकार अभी है इस समय, वो भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मतलब जितने भी लीडर्स हैं बांग्लादेश के, उन सभी का चाइना के साथ डिफेंस रिलेशन को बढ़ाना एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहा है। अब ये क्यों रहा है इसकी बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, तो आप जरूर बने रहे इस सेशन में। अब रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो ऑफिशियल मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। वास्ट वॉल्यूम ऑफ वेपन्स चाइना ने बांग्लादेश को सप्लाई किया है। इनफैक्ट क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों मिलकर बना रहे हैं। 2024 में पहली बार दोनों कंट्रीज का जॉइंट एक्सरसाइज हुआ, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं ये लोग। सो दिस शोज कि चाइना बांग्लादेश की डिफेंस रिलेशनशिप बहुत तेज रेट से बढ़ी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द करंट स्टेटस, अभी का स्टेटस क्या है, तो 2009 जब शेख हसीना आई थी, याद रखिएगा 2009, उस समय से चाइना जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर रहा है आर्म्स टू ढाका का। इनफैक्ट बांग्लादेश जो है वो चाइना का सेकेंड लार्जेस्ट परचेजर रहा है, विथ 2/3 ऑफ इट्स आर्म सप्लाइड बाय बीजिंग। अगर बांग्लादेश 100 चीज इंपोर्ट करता है डिफेंस में, तो 2/3 आता है बीजिंग से। इसमें सबमरीन्स आ गया, सरफेस टू एयर मिसाइल आ गया, टैंक्स आ गया, फाइटर इंटरसेप्टर्स आ गया, और ढाका का जो टैंक इन्वेंट्री है वो कंप्लीटली चाइनीज मैन्युफैक्चरर से बना है। 2024 में इन दोनों कंट्रीज ने पहला जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी किया, जिसका नाम इन्होंने गोल्डन फ्रेंडशिप दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि चाइना इतना बड़ा पार्टनर बना है डिफेंस में बांग्लादेश के लिए? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्यों नहीं अमेरिका बन पाया, क्यों नहीं इंडिया बन पाया? क्या एंटी इंडिया था इसीलिए वो चाइना से खरीदा? ऐसी बात नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट प्रैग्मेटिक बेस पे होता है, और जो कंट्री आपके नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा उसके साथ आप जाओगे। अब आप देखिए कि चाइना जो है वो हाई एंड टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट में। अगर सेम टेक्नोलॉजी के सामान आपको अमेरिका से लेना है तो बहुत महंगा पड़ता है, और बांग्लादेश एक तरीके का डेवलपिंग कंट्री है और वो इतने महंगे वेपन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है। बांग्लादेश के ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस रहा है चाइनीज इक्विपमेंट के साथ काम करने के, बिकॉज पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था।
बांग्लादेश को चाइना से खरीदने में काफ़ी आसानी होती है बिकॉज़ अमेरिका के साथ खरीदने में आपको ह्यूमन राइट्स और बहुत मॉरल लेक्चरिंग्स होते हैं कि आप ये नहीं हो, आप डेमोक्रेसी नहीं हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं करते हो। बट बांग्लादेश की जो चाइना से जो मदद आती है वो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है। आप डेमोक्रेसी हो, आप अथॉरिटेरियनिज्म हो, आप ह्यूमन राइट्स का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप सेक्युलर हो कि आप वन स्टेट रिलीजन हो, तो सिंप्लिसिटी है टर्म्स एंड कंडीशन में। और साथ-साथ बांग्लादेश क्रेडिट और सॉफ्ट लोन्स को भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। 2024 में इनफैक्ट आप देख सकते हो शेख हसीना चाइना विजिट की, जहां पे रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से बढ़ाकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में कन्वर्ट किए गए। अगर फ्यूचर ऑफ टाइज की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन में बीजिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज होने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस रीसेंट टाइम्स में घटा है नो डाउट। और अमेरिका, ऑल्दो अमेरिका का रोल रहा है यूनुस को डालने में, बट अमेरिका बांग्लादेश के रिलेशंस कभी भी उतनी अच्छे से इवॉल्व नहीं कर सकती है, बिकॉज अमेरिका से सामान खरीदना महंगा है, अमेरिका से बहुत ज्यादा डिलीवरी इशू आता है, अमेरिका से कुछ भी चीज खरीदना है तो आपको यूएस कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, और यूएस कांग्रेस आर्म्स देने से मना कर देगी अगर बांग्लादेश में डेमोक्रेसी और ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो इसलिए अमेरिका और बांग्लादेश के रिलेशंस में उतना ज्यादा फ्यूचर कुछ है नहीं एज कंपेयर टू बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन। इसलिए फ्यूचर में इन दोनों कंट्री के रिलेशन बढ़ेंगे और ये इंडिया के लिए आने वाले टाइम में परेशानी हो सकती है। नाउ व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? ये वही चीज रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया जो है वो एक पॉलिटिकल फ्रेंड है और चाइना एक ऐसा फ्रेंड है जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑल्दो बांग्लादेश नोज कि इंडिया एक हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है, सब कुछ ठीक है, बट क्या आप अपने डेवलपमेंट नहीं करोगे? आप एग्जाम क्यों निकाल रहे हो अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए? वैसे ही हर एक कंट्री को अपना डेवलपमेंट जरूरी है। ऑल्दो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, बट आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉम्प्रोमाइज करके आप कुछ और करोगे सो दैट आपका एग्जाम निकले। सो दैट्स वाई इंडिया एक पॉलिटिकल फ्रेंड है, बट चाइना डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सारे कंट्रीज एक तरीके के बैलेंस डिप्लोमेसी को कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज माय टेक? पहला टेक है कि हमें बांग्लादेश के साथ, ऑल्दो ये सब चीजें हुई, शेख हसीना चली गई, मोहम्मद यूनुस आ गए, अब इसमें ज्यादा मसाला हमें नहीं देना चाहिए कि यूनुस के आने की वजह से क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। एट द एंड बांग्लादेश के लोगों के साथ हमें किस तरीके का रिलेशन रखना है वो मैटर करता है। रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी शुड स्टॉप। पूरे मीडिया ने बता दिया कि बांग्लादेश बिकॉज एक इस्लामिक मेजोरिटी कंट्री है तो रिलेशंस में खराबी होगा, रेडिकलिज्म बढ़ेगा, जिहादिज्म बढ़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। बट फॉरेन पॉलिसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि श्रीलंका के साथ क्यों प्रॉब्लम है हमारा, फिर नेपाल के साथ क्यों प्रॉब्लम है जो कि हिंदू कंट्री है। तो रिलीजन के बेसिस से हमें फॉरेन पॉलिसी को नहीं देखना चाहिए, राइट? फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो हमें बांग्लादेश को प्रैग्मेटिकली अप्रोच करना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि अब सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब सब खत्म हो चुका है। इंडिया में फॉरेन पॉलिसी जो है वो कम एम्बिशियस होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। और आजकल फॉरेन पॉलिसी जनता के हिसाब से की जा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ मीडिया। मीडिया ने इस चीज को पूरा हाइप कर दिया है। इंडिया को यह समझना पड़ेगा कि अभी हमें इंटरनल कैपेसिटी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर इंडिया सेम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश को देता तो क्यों बांग्लादेश चाइना के पास जाता? अगर इंडिया सॉफ्ट लोन श्रीलंका को दे सकता है तो क्यों श्रीलंका चाइना के पास जाएगा? आप खुद नहीं कर पा रहे तो आप ब्लेम डाल देते किसी तीसरे कंट्री पे। सो रैदर इंडिया को अभी सबसे बड़ा फोकस है अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। जैसे हम एक रिलायबल पार्टनर किसी भी कंट्री के लिए बनेंगे तो कोई भी कंट्री चाइना जैसे डिक्टेटरशिप के पास नहीं जाएगा। उन सभी कंट्रीज के पास मजबूरी है बिकॉज इंडिया इज नॉट एबल टू डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस। इसलिए इंडिया को आज अपने इंटरनल कैपेसिटी पे फोकस करना होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी का जो ग्लोरिफिकेशन है, जो एक तरीके से रील चल रहा है फॉरेन पॉलिसी का, उसको थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा और थोड़ा सा रियलिस्टिक। अब हम बात करने लगते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, लेकिन हम मणिपुर का क्राइसिस रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। सो दैट इज वेयर वी हैव टू बिकम रियलिस्टिक and we have to conduct foreign policy not on the basis of what people want, what the nation wants। उसके बेसिस पे हमें फॉरेन पॉलिसी को करना चाहिए। तो अगर आपका कोई और टेक है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो वो भी आप बताएं। आई एम वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड योर ओपिनियन ऑल्सो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।